क्या हो जब कोई कहीं जाने के लिए लिफ्ट मांगे तो वही लिफ्ट उसकी मौत बन जाए। जी हाँ, आज की मूवी कुछ ऐसी ही होने वाली और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप इस मूवी को पूरा देखते हैं तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत सुमन और साहिल नाम के दो बच्चों से होती है, जो स्कूल से अपने घर लौट रहे होते हैं। सुमन बहुत अच्छा गाती थी, इसलिए आज उसे रेडियो पे गाने का मौका मिला, जिससे वह बहुत ही खुश थी। यह उसका सपना था। इस खास मौके पर सुमन के साथ साथ उसके माता पिता भी बहुत ही ज्यादा खुश। सुमन के पिताजी इतने खुश थे कि यह बात वो अपने रिश्तेदारों को भी बताते वक्त सुमन की माँ ने अपने पुराने झुमके सुमन को पहनाया, जो कि सुमन को बहुत पसंद था। सुमन तैयार होकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर बड़ी खुशी में घर से रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाती। रेडियो स्टेशन घर के काफी करीब था, इसलिए दोनों ने पैदल जाने का फैसला किया। घर वालों ने यह तय किया था कि जाते वक्त तो वो पैदल जाएंगे, लेकिन आते वक्त उनके पिताजी उनको स्टेशन से पिक कर लेंगे। यहाँ पे घर के अंदर बैठकर मोना और अरुण अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइट थे कब उनकी बेटी का गाना शुरू होगा। उनका एक्साइटमेंट तब खत्म हो गया, उनकी बेटी की जगह किसी दीपा नाम की लड़की का गाना प्रसारित होने लगा। उन्हें लगा कि हो सकता है इसके बाद उनकी बेटी का गाना बजाया जाएगा। और जब काफी देर होती है, सुमन के पिता उसको लेने के लिए स्टेशन के लिए निकल जाते। लेकिन जब अरुण स्टेशन पे पहुंचे तो वही लड़की जिसका गाना प्रसारित हुआ था, जिसका नाम दीपा था, और दीपा ने अरुण को जो बताया, उसके बाद अरुण के तो होश ही उड़ गए। दीपा ने कहा कि वे लोग खुद ही सुमन का कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह तो यहाँ आई ही नहीं। यह सुनते ही अरुण बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान। जब यह खबर सुमन के माँ के पास पहुँचती तो सुमन की माँ बच्चों की चिंता में रोने लगती है। अब 4 से 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सुमन और साहिल का कोई भी अता पता नहीं था। बच्चों के गायब होने का यह मामला सीनियर ऑफिसर जयप्रकाश को सौंपा जाता है। सूचना मिलते ही जयप्रकाश फौरन ही कर्नल अरुण के यहाँ पहुँचते हैं। ये हाई प्रोफाइल केस जांच करने के लिए ऊपर से प्रेशर। घर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे 4 घंटे से गायब। पुलिस कहती है कि शायद बच्चे कहीं अपने मर्जी से चले गए, लेकिन हालात देखकर ये सारी चीजें सही नहीं लग रही थी। हालात को देखते हुए जयप्रकाश फौरन ही अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और वह आशंका जताते हैं कि हो सकता है यह किडनैपिंग का मामला, और शायद ही उन्हें फिरौती के लिए कोई कॉल। इस खौफनाक मंजर के बीच को खबर मिलती है कि एक सुनसान जगह पे 2 लाशें मिली, जो कि उनकी जानकारी के हिसाब से शिनाख्त के लिए अरुण को बुलाया जाता है। भारी मन और कांपते कदमों से घबराते हुए जब अरुण उस लाश को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है, क्योंकि वह लाश उनके बच्चों की नहीं। इससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली। एक आर्मी ऑफिसर के बच्चों के गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। सबके मन में यही सवाल था, आखिर बच्चे गए तो गए। पब्लिक में गुस्सा और आक्रोश फैलता जा रहा था। हर कोई सिर्फ यही सोच रहा था कि जब इतने अमीर लोगों के बच्चे सेफ नहीं तो औरों का क्या ही होगा। पब्लिक की डिमांड और गुस्से की वजह से पुलिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव हो गया था कि वह इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करे। इन सारी चीजों को देखते हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश बच्चों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले एक गिरोह को पकड़ लेते हैं। उनसे कड़ी पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे पक्का बिरजू के गैंग का हाथ हो सकता है, जो कि जंगल में रहते हैं। यह गैंग अक्सर बच्चों को किडनैप करके शहरों से बाहर बेचने का घिनौना काम करता था। ये खबर मिलते ही सारी की सारी पुलिस टीम बिरजू के गैंग को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उस रात शहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। जंगल में जोरों से बारिश हो रही थी। इतनी बारिश में भी अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जयप्रकाश और उनकी टीम अपने इन्वेस्टिगेशन को जंगल में जारी रखती है। बारिश इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। मजबूरी में उन्हें अपना सर्च ऑपरेशन वहीं रोकना पड़ता है। अगली सुबह एक आदमी जंगल में अपनी कुछ भेड़ों को ले जा रहा होता, तभी वह एक दर्दनाक और खौफनाक चीज देखता है। वह देखता है कुछ दूर पर 2 लाशें पड़ी, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सुमन और साहिल की। पुलिस वाले जहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रहे थे उस जगह से इस लाश की दूरी सिर्फ 200 मीटर, जहाँ पिछली बार बारिश की वजह सर्च ऑपरेशन रुक गया। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस फौरन ही पहुंचती है। बच्चों की दुर्दशा देख प्रकाश के भी होश उड़ जाता है। गुस्सा इस बात पे आता है कि कल रात में 200 मीटर से लौट गया था। इन दोनों मासूमों बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था। इस खौफनाक मंजर ने इस टीम को भी झकझोर के रख दिया था। वहाँ जयप्रकाश के सीनियर अधिकारी भी पहुँच जाते हैं। वे भी इस बात से हैरान थे, अपहरण करने के बाद आखिर बच्चों को मारा किस लिए। अगर उन्हें पैसे चाहिए थे तो वो उनके पेरेंट्स से एक बड़ा अमाउंट फिरौती के तौर पर मांग सकते थे। और इस तरीके से किसी की हत्या कर देने का मतलब ये था कि ये लोग कोई साधारण किडनैपर तो नहीं थे, बल्कि बहुत ही खूंखार और शातिर किडनैपर थे। मीडिया को खबर मिलते ही मीडिया घटनास्थल पर पहुंच जंगल को घेर लेती है, सवालों की बारिश करना शुरू कर देती है। इसमें निसार नाम की एक लड़की भी जो लगातार पुलिस वालों से सवाल किए जा रहे हैं। तभी वहाँ सुमन के पिता पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों की ये हालत देखकर एक मजबूत आर्मी ऑफिसर भी टूट जाता है और वह जोर जोर से रोने और चीखने लगते हैं। अपने बच्चों की ये दर्दनाक मौत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जयप्रकाश और उनकी टीम के बहुत ही ढूंढने के बाद एक कार का साइड मिरर मिलता है। उनके लिए बहुत बड़ी लीड थी केस को सुलझाने के लिए। थोड़ा और पूछताछ करने के बाद जयप्रकाश और पुलिस वालों को पता चलता है कि लास्ट बार इन बच्चों को एक लाल स्कूटर वाले बंदे ने दी। जयप्रकाश तुरंत ही पूरे इलाके में जितने भी लाल स्कूटर वाले लोग उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें देखकर एक डॉक्टर खुद ही सामने आता है। वो बताता है कि उसी ने साहिल और सुमन को अपने लाल स्कूटर से लिफ्ट दी थी, लेकिन उसे कहीं और जाना था, इसीलिए उसने दोनों बच्चों को एक बस स्टैंड पर उतार दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस डॉक्टर को उसी बस स्टैंड पर लेकर जाती है। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसने बच्चों को यहीं पर छोड़ा था। उसके बाद वो यहाँ से कैसे गए और उनके साथ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, यह डॉक्टर बोल के चला जाता है। दूसरी तरफ सुमन की माँ इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों के साथ
साथ यह हादसा हो चुका है। उसे अब भी लग रहा था कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा और जल्द ही लौट आएंगे। भारी गम, चीखने चिल्लाने की आवाजों के बाद साहिल और सुमन की लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर जयप्रकाश को एक ऐसी बात बताता है जो पूरे केस को एक नया रुख दे सकती है। वह बताता है कि बच्चों की हत्या किसी साधारण चाकू से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और लंबे धारदार हथियार से की गई है। हो सकता है शायद किसी तलवार से। यह सुनकर जयप्रकाश भी सन्न रह जाते हैं कि इतने आधुनिक जमाने में 1970 भला कोई क्यों तलवार लेकर घूमेगा और दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए उनका इस्तेमाल आखिर क्यों करेगा। डॉक्टर यह भी बताते हैं जो शीशे का टुकड़ा मिला था किसी हरे कार का। इसी के कारण पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है और हर हरे कार को चेक किया जाता है। इधर जयप्रकाश के सीनियर ऑफिसर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वे जयप्रकाश से कहते हैं कि तुम्हारा काम अब इस केस से खत्म हो चुका है, क्योंकि शुरुआत में ये एक साधारण किडनैपिंग का मामला लग रहा था, लेकिन अब यह बेहद ही संगीन और एक उलझा हुआ केस बन चुका है। इसलिए यह हाई प्रोफाइल केस, इसलिए यह केस एक बहुत ही अनुभवी ऑफिसर कुमार नाम के हाथों में सौंपा जाएगा, जिससे यह जल्दी से जल्दी सुलझ सके। यह सुनकर जयप्रकाश अंदर से हिल जाता है। इस बात को सुनकर वह मिन्नतें करने लगता है कि सर, मैंने इस केस के लिए बहुत मेहनत करी, प्लीज मुझे थोड़ा सा और वक्त दिया जाए, मैं इस केस को सुलझा दूंगा। लेकिन उसके सीनियर उसका एक नहीं सुनते। उनका सीधा सा तर्क था कि जयप्रकाश के पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है। उन्हें बहुत ढूंढने के बाद सिर्फ एक कार का शीशा मिला, पूरी कार भी नहीं मिली। इस बात को सुनकर जयप्रकाश बहुत ही टूट जाता है और बहुत तनाव में आ जाता है, क्योंकि जयप्रकाश किसी भी कीमत पर उन दरिंदों को पकड़ना चाहता था। इसी भारी मन के साथ वह निसार से मिलने पहुंचता है। निसार और जयप्रकाश एक दूसरे को मन ही मन बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि निसार एक पत्रकार है और जयप्रकाश एक पुलिस वाला। इसलिए इन दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। जयप्रकाश अपनी सारी परेशानी को निसार से बताता है कि कैसे उसके सीनियर इस केस को उसके हाथों से छीन रहे हैं। इस पर जयप्रकाश की गर्लफ्रेंड उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो जयप्रकाश, हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला रहता है। की इन बातों को सुनकर जयप्रकाश के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसे लगता है कि अभी भी तो उसके पास यह एक रात बची हुई है और इस रात में वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कुछ न कुछ ढूंढने के लिए। बिना थोड़ा सा भी पल गंवाए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पे वो खौफनाक घटना हुई थी और बहुत ही मेहनत और लगन से वो वहाँ पे सबूत ढूंढने लगता है। जंगल पहुँचने के बाद वह बहुत ही भावुक और रुला देने वाली चीज देखता है। सुमन के पिताजी आधी रात को उसी जगह पर बैठकर अपने बच्चों की यादों में फूट फूट कर रो रहे थे। जयप्रकाश उनके पास जाता है, उनको सांत्वना देता है और उनको घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जयप्रकाश अलग अलग कोने में जाकर जंगल के अंदर दूर दूर तक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है और उसकी इतनी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। उसे जंगल में कुछ दूर पर एक हरे रंग की कार दिखाई देती है। उस कार को तुरंत ही फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। कार की बारीकी से जांच करने के बाद यह पता चलता है कि साहिल और सुमन को इसी कार के अंदर किडनैप किया गया था, क्योंकि कार के अंदर बच्चों के खून के धब्बे और बालों के सैंपल भी मिलते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर जयप्रकाश को एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। कार के अंदर छीना झपटी हुए निशानों से पता चलता है कि हो सकता है जब साहिल और सुमन को अपने अपहरण का एहसास हुआ तब तो वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने जम के मुकाबला किया और उन्होंने किडनैपर को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया कि उनके खून के धब्बे भी इसी कार में मिले हैं। क्योंकि खून ज्यादा मिला है तो वे पक्का अपने इलाज के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल जरूर गए होंगे। इधर जयप्रकाश को एक और लीड मिल जाती है। वो आसपास के सभी हॉस्पिटल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी एक अस्पताल से उसे एक ऐसी चीज पता चलती है जिसकी जयप्रकाश को तलाश थी। डॉक्टर जयप्रकाश को बताते हैं कि वारदात के दिन दो लोग यहाँ पर आए तो थे, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल। जब डॉक्टर ने उनसे उनके चोटों का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। दूसरे ने बताया कि नहीं, कि किसी से मारपीट हो गई। लेकिन उनके हाव भाव को देखकर डॉक्टर को उनके ऊपर शक हो गया था, तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। यहाँ पे पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी लापरवाही नजर आती है। डॉक्टर की शिकायत करने के बाद जो कांस्टेबल वहाँ पे पहुंचा, उसने इसे एक मामूली झगड़े का केस समझ लिया। उसने उनसे कोई भी गहराई से सवाल नहीं किया, बल्कि उनका नाम पूछा, जिन्होंने अपना नाम मोहन और प्यारे बताया था। कांस्टेबल ने उनका पता नोट किया और बिना किसी रोक टोक के उन्हें वहाँ से जाने दिया। अस्पताल को मिली जानकारी के हिसाब से यह चीज जयप्रकाश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसे यह पता चलता है कि जब अरुण के दूसरे बच्चों की शिनाख्त के लिए उसी अस्पताल में आया तो वो दोनों कातिल उस टाइम पे वहीं पे मौजूद थे। इस बात को जानकर जयप्रकाश को बहुत अफसोस होता है। हत्यारे जयप्रकाश के बिल्कुल सामने थे, लेकिन जयप्रकाश उन्हें पहचान नहीं पाया। बिना एक पल गंवाए जयप्रकाश अपनी टीम के साथ उस पते पर पहुंच जाता है कि उन दोनों कातिलों ने अस्पताल के रजिस्टर पर लिखवाया था। अब जयप्रकाश अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। तभी उसे वह तलवार दिखाई देती है जो कि उसे गाड़ी में मिली। उसी की तरह एक सेम और तलवार, उसी की तरह डिजाइन, जिससे बच्चों को बेरहमी से काटा गया था। और यहाँ पे पुलिस वालों को एक चीज और पता चलती है कि उस तलवार के ऊपर एक नाम गुदा हुआ था, मोहनलाल चूरनवाला। इस नाम को ढूंढते हुए पुलिस तुरंत ही मोहनलाल चूरनवाला के घर पहुंच। वहाँ जाने पे पता चलता है कि मोहनलाल चूरनवाला को तो मरे जमाना हो गया, लेकिन उसका एक बेटा था जो कि गे था। लेकिन उसे वह आदमी बहुत पसंद, जो अभी इस टाइम पे पुलिस वालों से बात कर रहा था। पुलिस वालों को बहुत प्रेशर देने के बाद वह आदमी बताता है कि मोहनलाल का बेटा मुझे पसंद करता है और वह कभी कभी मुझसे मिलने आया करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह नहीं आया, लेकिन मैं आपको उसके घर ले जा सकता हूँ। इतना सुनते ही जयप्रकाश कहता है कि मुझे ले चलो। अब वहाँ से पुलिस और वो आदमी मोहनलाल के बेटे के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जयप्रकाश, उसकी टीम और वो आदमी मोहनलाल के बेटे के घर पर पहुँचते। पुलिस वाले कैसे न कैसे करके घर के अंदर पहुँचते
पहुंचते हैं तो उनको एक चीज और देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खौफनाक। मोहनलाल की बेटी की लाश एक संदूक के अंदर सड़ रही। जांच से पता चलता है कि मोहनलाल के बेटे को मरे हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके। पूछताछ के बाद उस आदमी ने बताया कि मोहनलाल को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और वह अक्सर इलाके के 5 स्टार बार में शराब पीने के लिए जाया करता। दूसरी तरफ निसार भी अपने तरीके से छानबीन को कर रही थी। निसार के कंपनी के संपादक ने उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि उसे इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसा लेकर आना होगा जो कि किसी और न्यूज एजेंसी के पास ना हो। इसी वजह से निसार भी जी जान से इस केस के लिए लगी हुई थी। निसार इसी वजह से जयप्रकाश से कुछ अंदरूनी चीजें निकलवाने की कोशिश करती, लेकिन जयप्रकाश एक जिम्मेदार ऑफिसर था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि आधी अधूरी जानकारी मीडिया में लीक हो। इसलिए वह निसार को कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जयप्रकाश से निराशा मिलने के बाद निसार हार नहीं मानता। जयप्रकाश के एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि वह जयप्रकाश किसी चश्मदीद गवाह से मिलने के लिए जा रहा है। दरअसल पुलिस वालों के पास बहुत ही ज्यादा फोन आ रहे थे बच्चों को उस दिन देखे जाने के लिए, जिस दिन घटना हुई थी। निसार पता लगाते हुए उस चश्मदीद गवाह के पास पहुंचती है, जो कि एक दूध वाला था, और वह उसे ऐसी चीजें बताता है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक दिन जब वह सड़क से गुजर रहा था तो उसने एक हरे रंग की कार देखी। उसने कार की पिछली सीट पर देखा तो 2 बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दूध वाले ने अपनी जान पर खेलने के उस कार को रोकने की बहुत कोशिश भी, लेकिन कार वालों ने उसकी टांगों के ऊपर कार चढ़ा दी और वहाँ से चले गए। उसके बाद दूध वाले ने निसार को ऐसी चीज बताई जिससे एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। दूध वाले ने बताया कि इस घटना के बाद उसने अपने भाई को कई बार पुलिस स्टेशन भेजा ताकि वह बच्चों की किडनैपिंग के बारे में पुलिस वालों को बता सके, लेकिन थाने में मौजूद किसी भी ऑफिसर ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे वहाँ से भगा दिया। उधर सुमन के पिताजी का भरोसा पुलिस के ऊपर से उठने लगा। अपने बच्चों के मौत का सच जानने के लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव पैसे देकर हायर कर लेते हैं। आगे की जांच के लिए डिटेक्टिव को वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपना आगे का काम कर सके। दूसरी तरफ निसार फिर से जयप्रकाश से मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन इस बार जयप्रकाश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। जयप्रकाश को लगने लगा था कि उसके पास रहने का कारण सिर्फ निसार का यही था कि वो अपने न्यूज एजेंसी के लिए उससे कुछ न कुछ चटपटी और खबरों से रिलेटेड चीजें निकलवा सके। काम के भारी तनाव के कारण जयप्रकाश निसार के ऊपर बहुत ही तेजी से भड़क जाता है और बिना उसकी कोई भी बात सुने वहाँ से चला जाता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए वह उस मकान मालिक के पास पहुँचता है जिसका पता उन कातिलों ने अस्पताल में लिखवाया था। पूछताछ के दौरान मकान मालिक एक हैरान कर देने वाला सच बताता है। उसके मुताबिक प्यारे मोहन के 2 आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी जिसका नाम प्यारे मोहन था वो रहता था, जो कि इलाके के 5 स्टार बार में काम करता। यह सुराग मिलते ही तुरंत ही जयप्रकाश 5 स्टार होटल पहुँचता, लेकिन बार का मालिक जो बताता है वह सुनकर जयप्रकाश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मालिक के अनुसार 2 लोग आए थे जिनके साथ प्यारे मोहन कुछ दिन पहले ही चला गया था। जयप्रकाश मालिक की बातों को सुनकर यह समझ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही 2 कातिल थे, जिसमें से एक कातिल का दोस्त प्यारे मोहन था, लेकिन यह बात जयप्रकाश को नहीं पता। इसलिए जयप्रकाश घबरा रहा था कि कहीं उन दोनों लोगों ने प्यारे मोहन को भी तो नहीं मार डाला। वह अपनी पूरी कोशिश के साथ प्यारे मोहन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ढूंढने के बाद पता चलता है कि प्यारे मोहन एक जेल में बंद। जयप्रकाश फौरन ही जेल पहुंचता है और पूछताछ रूम में वह वही दोनों तस्वीर प्यारे मोहन को दिखाकर पूछता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? जिसे देखते ही प्यारे मोहन उन लोगों को पहचान लेता है और वो बताता है कि उनमें से एक मेरा दोस्त है, जिनमें से एक का नाम रज्जो और दूसरे का नाम बाबू है। रज्जो और बाबू हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले एक ही गाँव के 2 लोग हैं, जिसमें से रज्जो मेरा दोस्त था। रज्जो की आंखों में एक बड़ा एक्टर बनने का सपना था जिसे पूरा करने के लिए वह मुंबई चला गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक बाबू नाम के सातिर चोर से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बाबू के संगत में आकर रज्जो भी उसके साथ छोटी मोटी चोरियां करने लगा। एक दिन वो किसी का मर्डर कर देते हैं जिसकी वजह से वो भागकर दिल्ली आ जाते हैं। उनके पास रहने का कहीं ठिकाना नहीं था। इस बात पर रज्जो बाबू को बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त रहता है जिसका नाम प्यारे मोहन है और वह एक बार में काम करता है। जब वह उस बार के सामने पहुंचते हैं तब बाबू रज्जो पे जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वह कोई 5 स्टार होटल नहीं बल्कि एक 5 स्टार नाम का छोटा मोटा सा बार था। इस बार में प्यारे मोहन दोहरी आवाज में गाना गाकर लोगों का एंटरटेनमेंट किया करता था। वह आधे लड़के के कपड़े और आधे लड़की का कपड़ा पहन लोगों के सामने गाना गाया करता था। और वहीं पे मोहनलाल चूरण वाला बेटा भी शराब पीने आता था, क्योंकि वह गे था, इसलिए वह मर्दों के ऊपर फिदा रहता था। बाबू और रज्जो को बार के अंदर पहुंचने के बाद पता चलता है कि मोहनलाल के बेटे की नजर प्यारे मोहन को लेकर ठीक नहीं, इसलिए वो दारू पीते प्यारे मोहन को चिढ़ाने लगते हैं। इस बात पर प्यारे मोहन रज्जो से कहता है कि यार वो उस चूरण वाले के बेटे से बहुत परेशान हो गया और चाहता है कि कोई उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाए। इस पर बाबू मुस्कुराते हुए कहता है कि वह चाहे तो उस चूरन वाले का इलाज कर सकता है और तुम्हें उससे छुटकारा भी दिला सकता है। प्यारे मोहन को लगता है कि वह उसे छुटकारा भी दिला देंगे और वो चूरन वाले को थोड़ा सा धमका वमका देंगे, इससे वह उससे दूर हो जाएगा। इसीलिए वो तीनों चूरन वाले के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही बाबू की असली दरिंदगी सामने आ जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे चूरन वाले को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। बाबू का यह भयानक रूप देखकर प्यारे मोहन डर जाता है और वह घबरा जाता है। उसे पल भर में एहसास हो जाता है कि बाबू कोई आम गुंडा नहीं और एक खूंखार कातिल है और उसके संगत में रहकर उसका सीधा साधा साथी रज्जो भी वैसे ही बन चुका है।
घबरा कर प्यारे मोहन वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। प्यारे मोहन के भागने के बाद वो चूरन वाले के घर पे चोरी करते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। चोरी के दौरान वहाँ पे कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन वहाँ से वो एक तलवार चोरी कर लेते। ये वही तलवार थी जिससे सुमन और साहिल को मारा गया था। मोहनलाल के बेटे को मारने के बाद बाबू रज्जो के कान भरने लगता है। वह कहता है कि जिस प्यारे मोहन के लिए हमने चूरन वाले को टपकाया है, वही अब डर के मारे कहीं हमारा राज पुलिस वालों के सामने ना खोल और हम दोनों फांसी पर लटक जाएंगे। इसलिए हमें अब प्यारे मोहन का भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। रज्जो बाबू के कहने पे राजी तो हो जाता है, लेकिन बाद में वह उससे बहुत मिन्नतें करता है कि वो प्यारे मोहन को जान से ना मारे। हम सिर्फ उसे इतना डराएंगे कि वो कभी भी पुलिस वालों के सामने अपना मुंह ना खोले। प्यारे मोहन एक नंबर का डरपोक इंसान है। इधर पता चलता है कि कुछ दिन पहले बाबू ने जोड़े के ऊपर हमला किया था। हमले की वजह से उस आदमी की आंखें नीली पड़ चुकी थी और यहीं तक नहीं, उसकी पत्नी की हालत और भी खराब थी। कुछ दिन पहले एक पति पत्नी ने एक टैक्सी को रोका था जिसको बाबू चला रहा होता है। वो बिना कुछ कहे बाबू के टैक्सी में बैठ जाते हैं। सुनसान खाली जगह में ले जाकर बाबू ने पहले आदमी के कपड़े को उतार कर उसकी बेरहमी से पिटाई करी, फिर आदमी के पत्नी के कपड़े को फाड़ कर उसके साथ बदसलूकी करी, फिर उनका एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर वहाँ से चला गया। ये सारी बात सुनकर जयप्रकाश ने उन्हें सांत्वना दी और वहाँ से चले गए। इसके बाद बहुत जांच करने के बाद जयप्रकाश को बाबू के माँ के बारे में पता चला, जो अभी एक अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उनके खुद के बच्चे ने उन्हें जला दिया था। बाबू की माँ उन्हें बताती है कि उनका बेटा बचपन से ही साइको था। बाबू की माँ जयप्रकाश से कहती है कि मैंने एक शैतान को जन्म दिया है और वह आदमी नहीं बल्कि एक राक्षस। बाबू साइको था, इसलिए उसे एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था बचपन से। तो उसका पता लेकर जयप्रकाश वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें बाबू के बर्ताव के बारे में पता चलता है। बाबू से सब वहाँ डरते। वहाँ पे उससे कोई भी घुलता मिलता नहीं था, लेकिन जिमी नाम का एक लड़का बाबू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। हालांकि जिमी के नाम के अलावा और कोई भी डिटेल नहीं थी क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद उन्हें नई पहचान दे दी जाती थी। खैर, इधर बाबू की एक मीना नाम की प्रेमिका थी। मीना एक नर्स थी। अखबार में बाबू और रज्जो के इस केस के साथ खबर छपी थी। वो खबर मीना भी देख लेती और अपनी सहेली जेनी के साथ शेयर करती है। जेनी मीना को सलाह देती है कि वो पुलिस को फोन करके बाबू को पकड़वा दे। जेनी के लाख समझाने के बाद भी मीना की हिम्मत नहीं होती, तो जेनी खुद ही जयप्रकाश को फोन करके बुला लाती है। जेनी जयप्रकाश से बताती है कि मीना बाबू के बारे में अच्छी तरीके से जानती है। वो जयप्रकाश को मीना से मिलवाने के लिए स्टाफ रूम में जयप्रकाश और गुप्ता को लेके जा रही थी। इधर बाबू जिमी का ब्लेजर पहनकर स्टाफ रूम में घुसकर मीना के करीब आने की कोशिश करने लगता है, पर मीना आज बहुत डरी हुई थी। वो अखबार छुपाने की कोशिश करने लगती है, पर बाबू उस अखबार को देख लेता है। मीना बाबू के ऊपर गर्म कॉफी फेंक कर भागने की कोशिश करने लगती है, तो बाबू इस बात से गुस्सा हो जाता है और वह मीना को फर्श पे पटक देता है। फिर वह उसके सिर को पकड़कर बार बार फर्श पर पटकता रहता है, जिसकी वजह से मीना की मौत हो जाती है। इधर जब तक जयप्रकाश पहुंचते हैं तब तक यहाँ से बाबू भाग चुका होता है और सिर्फ रूम में मीना की लाश पड़ी हुई थी। उन्हें वहाँ पर वो कुत्ते का पिल्ला भी मिलता है जो कि बाबू ने उन कपल्स से छीना था। साथ ही बाबू भागने के चक्कर में अपनी ब्लेजर भी भूल गया था। ब्लेजर को ध्यान से देखने पर नसीम टेलर्स का टैग लगा हुआ था। वहाँ पता करने के बाद पता चलता है कि ये बाबू के दोस्त जिमी का ब्लेजर है, तो वो जिमी को जाकर पकड़ते हैं। जिमी इस वक्त अपनी बीबी के साथ हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है, पर प्लान पूरा होने से पहले ही जयप्रकाश उसे पकड़ कर लाते हैं। जिमी पुलिस वालों को बताता है कि बाबू उसके पास आया था, पर अभी वो कहाँ है ये चीज उसको नहीं पता। जयप्रकाश पूछते हैं तुम अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाने के फिराक में, पर जिमी उन्हें बताता है कि वो आगरा जाने के लिए प्लान कर रहे थे, जिसके बारे में बाबू को भी पता। इधर जयप्रकाश अच्छा खासा केस में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चुपचाप बिना किसी को बताए कर रहे थे और अपने अफसरों के नियम को तोड़ा था उन्होंने, इसलिए जयप्रकाश को सस्पेंड कर दिया जाता क्योंकि जयप्रकाश की अभी रैंक बढ़ने वाली परीक्षा थी। उसी मुद्दे पर उनके बड़े ऑफिसर कहते हैं कि तुम अभी आकर हमसे मिलो, तब हम तुमको बताएंगे कि तुम परीक्षा में बैठने लायक हो या नहीं। जयप्रकाश लौटने के लिए तैयार तो होते हैं, पर आखिरी पल में वो अपना इरादा बदलकर आगरा की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बाबू अपना सिर मुड़वा लेता है और अपनी दाढ़ी भी मुड़वा लेता है और अपने भेष को बदलने की कोशिश करता है और वह आगरा आ जाता है। स्टेशन पे वो खड़े ही होते हैं कि उनको एक हवलदार पहचान लेता है क्योंकि पोस्टर तो हर जगह फैल चुके थे। अब हवलदार उनका पीछा करता है, पर वो बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जयप्रकाश आगरा थाने पहुँचते हैं तो हवलदार उन्हें बताता है कि उसने बाबू को देखा था और वो एक काली बाइक पे भागे थे और हाँ, बाबू ने अपनी फेस कटिंग बदल ली है। इधर जयप्रकाश दोनों की तस्वीर को पूरे शहर में फैलाने के लिए कहते हैं और सबको सतर्क रहने के लिए कहते हैं। इधर रज्जो बाबू को लेकर एक घर में आता है। रज्जो ने पिछली रात इस घर पर हमला करके उन घर वाले लोगों को बांध रखा था ताकि वो यहाँ पर रुक सके। उस घर का मालिक झमेला करता है तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं। घर की एक बुजुर्ग औरत से खाना बनवाकर वो लोग पेट भरकर खाना खाते, लेकिन थोड़ी देर बाद दो लोग आकर घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो बाबू और रज्जो टेंशन में आ जाते हैं। इधर वो बुजुर्ग औरत को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। दोनों लड़के रज्जो और बाबू के बारे में बताते हुए सतर्क रहने को कहते हैं। इस पर वो घर के सामने बाइक को देखकर पूछते हैं कि वो आपके घर के सामने किसकी बाइक खड़ी है। पर वो बुजुर्ग औरत कहती है कि उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए दोनों लड़के बिना शक के ही चले जाते। क्योंकि रज्जो ने उस घर में चोरी करी, इसलिए पैसे के साथ साथ उन्हें गन भी मिली थी, इससे वो दोनों और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब उस गन की गोली को ढूंढते हुए एक आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे गोली भी खरीद लेते हैं और यह बात जयप्रकाश तक पहुंच जाती है। इधर जयप्रकाश ने
यह सच छुपाया था कि वो सस्पेंड हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के एसआई से उसकी बहस हो जाती है। वहाँ का एसआई कहता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बाबू और रज्जो ताजमहल के सामने बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। एक हवलदार उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। जल्दी से थाने में खबर कर देता है। रात को दोनों शहर लौट कर देखते हैं, सब कुछ कैसा सुनसान, सारे दुकान बंद है, रास्ते बिल्कुल खाली क्योंकि पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा। फिर भी पुलिस वालों को चकमा देकर वो बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जयप्रकाश भी जीप लेकर उनका पीछा करते हैं। एक मोड़ पर वो बाइक को छोड़कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इधर जयप्रकाश भी उन्हें ढूंढ निकालते हैं। इधर जयप्रकाश रज्जो को कैसे न कैसे करके पकड़ लेते हैं। तो रज्जो को बचाने के लिए बाबू एक बच्ची को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चाकू रख देता है और वह जयप्रकाश से रज्जो को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर उल्टा जयप्रकाश रज्जो को ही मारने लगता है। तभी पीछे से कुछ आरपीएफ के जवान बाबू को आकर पकड़ लेते हैं। इधर बाबू भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जयप्रकाश ने उसे बहुत ही जोरों से पकड़ रखा। इधर बाबू को हाथों में पाकर जयप्रकाश उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर जयप्रकाश दिल्ली लौट आते हैं। अब बस एक ही सवाल रह जाता है कि आखिर में सुमन और साहिल के साथ हुआ क्या था। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो वो दोनों बस स्टॉप पे खड़े होकर लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आते देख सुमन हाथ हिलाती है, लेकिन वो गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वही गाड़ी पीछे आती है और उन्हें लिफ्ट देती है। हालांकि बाबू और रज्जो को गाड़ी में बैठे देखकर सुमन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी रेडियो स्टेशन पहुंचने की हड़बड़ी में जल्दी से वो कार के अंदर बैठ जाते और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाबू का देखने का नजरिया बिल्कुल ठीक नहीं था। इस पर साहिल उन्हें सुनाकर कहता है कि ये कैंटनमेंट एरिया है और उसके पिताजी भी फौजी हैं, वो भी एक कर्नल। साहिल को लगता है कि इससे वो शायद डर जाएंगे, लेकिन इधर बाबू की बातें बदतमीजी की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन यहीं पे जब वो गाड़ी से उतरने के लिए जिद करने लगते हैं तो बाबू उन्हें डांट कर चुप करा देता है और गाड़ी की स्पीड को और तेज कर देता है। कोई चारा ना होने के कारण हाथ के पास कुछ चीज पाकर सुमन बाबू के ऊपर हमला कर देती है। बहन को देखकर साहिल भी रज्जो के ऊपर हमला कर देता है और वह रज्जो के गले को दबाकर उसको घूंसे से मारने लगता है। बाबू हाथ से झटका देकर सुमन को पीछे की तरफ धकेल देता है। बाबू रज्जो से तलवार निकाल कर उन्हें मारने के लिए कहता है। जब रज्जो तलवार निकालता है तो बहन को बचाने के लिए साहिल उस तलवार को पकड़ लेता है। तभी रज्जो उस तलवार को खींच लेता है, जिससे साहिल के हाथों पे घाव बन जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर सुमन बहुत बुरी तरीके से सहम जाती है और फौरन ही अपने दुपट्टे को फाड़कर अपने भाई के हाथों पे बांध देती है। बाबू और रज्जो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन बाबू उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन। रास्ते में एक दूध वाले को देखकर सुमन उससे चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। दूध वाला मदद के लिए आगे भी आता है, पर बाबू उसे कुचल कर निकल जाता है। बेबस होकर दोनों भाई बहन फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सुमन उनकी तलवार को छीनकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इधर बाबू जंगल के अंदर गाड़ी को रोकता है और सुमन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। साहिल तब भी जिंदा होता है। वो उठकर बाबू और रज्जो का फिर से सामना करता है और बहन को भाग जाने के लिए बोलता है, पर बाबू सुमन को पकड़ लेता है और साहिल भी रज्जो के हाथों ढेर हो जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से साहिल कमजोर पड़ चुका था। इधर रज्जो साहिल की बॉडी को एक तरफ खींच ले जाता है। साहिल तब भी जिंदा होता है। ये देखकर रज्जो उसे तलवार से मार डालता है। इधर बाबू तब तक सुमन का रेप कर चुका था और वह रज्जो के पास आकर उसे भी यह ऑफर देता है कि वह भी सुमन के साथ रेप कर, लेकिन रज्जो का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो इस बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी सुमन पीछे से आकर लकड़ी से दोनों को मारने लगती है। उनको मारने के बाद वो फौरन ही अपने भाई के पास दौड़ कर जाती है, लेकिन साहिल अब जिंदा नहीं था। तो भाई के पास वो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे से बाबू आकर सुमन के सर पे जोर से मारकर उसको भी मार डालता है। तो ये थी उनके साथ दर्दनाक घटी हुई घटना। खैर केस सॉल्व होने के बाद जयप्रकाश का सस्पेंशन भी रुक जाता है और उसकी रैंक भी बढ़ जाती है, जिससे वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाता है। फिर आता है केस के फैसले का दिन। अदालत के फील्ड के अंदर बस लोगों का एक ही नारा था, अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दो। अदालत भी लोगों की यह पुकार सुनते हुए और न्यायालय का सम्मान करते हुए उन दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। फैसले के दौरान सुमन के माता पिता अदालत के कक्ष में ही बैठे हुए अपने बच्चों को इंसाफ मिलते हुए उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती, पर उनकी जिंदगी कुछ और भी हो सकती थी अगर वो अपने बच्चों को खुद छोड़ने चले जाते। अगर उस दिन वो लिफ्ट ना लेकर दौड़कर भी रेडियो स्टेशन तक चले जाते तो शायद आज वो बचे होते और उनके साथ यह घटना नहीं होती। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्स से भी, जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि आज का भी जमाना सेफ नहीं। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।